मुरली मनोहर जोशी ने जो एक शुरुआत की है, ये हाँ। शुरुआत बहुत सोची समझी शुरुआत है। तो एक तरीके से केंद्र सरकार की जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी को वो चुनौती दे रहे हैं, उसको चैलेंज कर रहे हैं। तो ये जो मुरली मनोहर जोशी का जो ये कदम है, उस दिशा में एक अच्छा कदम है कि आरएसएस भी उनकी इस चिट्ठी को समर्थन देगा। और उस 70 स्लाइड के प्रेजेंटेशन को अगर आप देखें तो एक तरीके से उन्होंने नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों की चिंदियां उड़ा दी। अमर्त्य सेन को कोट करने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की सरकार को अंदर से चोट पहुंचाना। मुरली मनोहर जोशी ने उस पूरी इमारत की नींव को एकदम ढहा दिया। मोहन भागवत ने साफ तौर पर कह दिया कि सब कुछ तो कह दिया जोशी जी ने। नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों को लेकर एक धीरे धीरे जो है वो दिक्कतें पैदा हो रही हैं। क्या मोदी सरकार की अब नींव हिल रही है? भाजपा के मार्गदर्शक मंडल से ही अब सुर निकल रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गज अब मोदी सरकार की चारधाम परियोजना पर सीधा सवाल ठोक रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को पत्र भी लिख रहे हैं और फैसले की समीक्षा की मांग कर रहे हैं। दरअसल डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और बाकी लोगों ने हाल ही में सीजेआई बीआर गवई को पत्र लिखा। उन्होंने 2021 के सुप्रीम कोर्ट फैसले की समीक्षा और वापसी की मांग की, जिसमें चार धाम हाईवे की सड़कों को 12 मीटर चौड़ा करने की मंजूरी दी गई थी। उनका तर्क, इससे हिमालयी इलाकों में भूस्खलन हो रहा है, सड़कें धंस रही हैं और पर्यावरणीय तबाही बढ़ गई है। जो मोदी की ये परियोजना है, जैसे 2023-24 की बाढ़ और भूस्खलन में देखा गया। उन्होंने 2020 की परिवहन मंत्रालय की सर्कुलर को रद्द करने की और पुराने जो 5.5 मीटर का चौड़ी सड़कों का था उसको वापस से लौटाने की बात कही कि वापस से वो चीज लाइए जो आपने अभी किया है उसको रद्द किया जाए। इसके अलावा भी कई नुकसान बताए जो मोदी सरकार की परियोजना से हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने ये पहली बार किया है, इससे पहले वो आरएसएस की बैठक में 70 स्लाइड्स की धांसू प्रेजेंटेशन दे चुके हैं। इसमें उन्होंने बताया था कि 65% संपत्ति 10% अमीरों के पास है, देश में आय असमानता बहुत है। जो राहुल गांधी कहते रहते हैं कि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, कुल मिलाकर उसी टाइप की बात कही। केवल जीडीपी से सरकार तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का दावा कर ले, लेकिन प्रति व्यक्ति आय बहुत खराब है, ये मुरली मनोहर जोशी ने कहा था। आत्महत्या दर, उच्च शिक्षा नामांकन, कृषि निर्भरता, सब पर सवाल उठाए थे। अमर्त्य सेन के हवाले से कहा था कि आर्थिक विकास अकेला मकसद नहीं। इसके बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी तारीफ की थी और कहा था कि जोशी जी ने सब कह दिया। यह बयान मोदी के विकसित भारत विजन पर सीधी चोट थी। तो क्या ये अंदरूनी बगावत है या सिर्फ पर्यावरण और देश की चिंता भी हो सकती है? और क्या मोदी को किनारे लगाने की साजिश भी रच रहे हैं ये पुराने घोड़े? क्योंकि 75 साल की रिटायरमेंट पॉलिसी का ये नेता शिकार हुए हैं, मार्गदर्शन मंडल में डाले गए थे और अब मोदी भी 75 साल के हो चुके हैं। तो क्या इसलिए सुर उठ रहे हैं? और क्या कई और बड़े नेता हैं जो इसके बाद बोलेंगे? इसी विषय पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब आशुतोष जी बताएंगे, क्योंकि एक शो में आशुतोष ने ही कहा था कि अंदर से बगावत के सुर उठेंगे। अब ये आज लग रहा है। आशुतोष सर, आप क्या कहेंगे इस खबर पर? मैं ये तो नहीं कहूंगा अंकुर के बगावत के सुर शुरू हो गए हैं, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि मुरली मनोहर जोशी ने जो एक शुरुआत की है, ये शुरुआत बहुत सोची समझी शुरुआत है। और मुरली मनोहर जोशी भारतीय जनता पार्टी के न केवल बहुत बड़े स्टालवर्ट्स रहे हैं, बल्कि पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं और उनका संघ परिवार में आरएसएस में बहुत बहुत आदर है। ये बात इंपॉर्टेंट बात है। और वो संघ परिवार में बहुत पढ़े लिखे माने जाते हैं, बहुत समझदार माने जाते हैं, लेकिन उनकी एक प्रवृत्ति है, वो बहुत गुस्सैल भी हैं, बहुत ही जल्दी नाराज भी हो जाते हैं और बहुत जल्दी वो तल्ख भाषा में बात भी करते हैं। लेकिन ये जो उन्होंने दो चीजें लगातार एक के बाद एक की हैं, जैसे कि चारधाम यात्रा को लेकर जिस तरीके से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की चिट्ठी लिखी है, इस चारधाम यात्रा के बारे में जो असली क्लियरेंस था वो तो केंद्र सरकार ने 2020 में दिया था। तो एक तरीके से केंद्र सरकार की योजना है और जिसको बाद में 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने जिस पर एक तरीके से मोहर लगा दी थी। तो अगर मुरली मनोहर जोशी इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिख रहे हैं कि आप अपने फैसले को रिव्यू करिए, तो एक तरीके से केंद्र सरकार की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को वो चुनौती दे रहे हैं, उसको चैलेंज कर रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा सा, ये सरकार के लिए थोड़ा सा चिंता का सबब हो सकता है। देखिए, महत्वपूर्ण सवाल क्या है, क्योंकि एक बात और बता दूं, मुरली मनोहर जोशी दरअसल ओरिजिनली
मूलतः वो पहाड़ के रहने वाले हैं, तो पहाड़ के प्रति भी उनके मन में एक प्रेम है, एक स्नेह है, और उसको लेकर वो लगातार सजग भी रहे हैं। और पिछले दिनों जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर या फिर हिमाचल प्रदेश के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर पहाड़ों से बादल के फटने की बात आई है, पहाड़ों के स्खलन की बात आई है, और काफी लोगों की जानमाल का खतरा भी उससे पैदा हुआ। और पहाड़ों में जिस तरीके से बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हो रहा है और जिस तरीके से पहाड़ों की आत्मा को खत्म किया जा रहा है, वहां जिस तरीके से नए सिरे से बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, नए सिरे से रोड क्रिएट किए जा रहे हैं, उससे एक चिंता ये पैदा हो गई है कि जो हमारे पहाड़ अभी तक बहुत शुद्ध थे, बहुत प्रिस्टीन थे, उनकी जो अस्मिता को खतरा पैदा हो गया है, और जो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर भूस्खलन को पैदा कर सकता है। तो ये जो मुरली मनोहर जोशी का जो ये कदम है, उस दिशा में एक अच्छा कदम है, और अगर उनके कदम से पहाड़ों की आबरू बच सकती है, उनकी आत्मा पर शांति हो सकती है, तो मुझे लगता है एक अच्छा कदम है। लेकिन जोशी जी का ये पिछले 2 हफ्ते में आप कहें दूसरा ऐसा बड़ा कदम है जिसको कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी सरकार के विरुद्ध माना जाएगा, एक उठते हुए आवाज के तौर पर। उनकी उम्र 92 साल है, इसलिए उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, केंद्र के अंदर वो मानव संसाधन विकास मंत्री भी रह चुके हैं, और वो स्वदेशी आंदोलन के या आर्थिक मामलों में स्वदेशी के बड़े प्रवर्तक रह चुके हैं। तो इस लिहाज से उनके इस फैसले को या उनकी इस चिट्ठी को बड़ी गंभीरता के साथ लेना चाहिए था, और मुझे इस बारे में पक्का यकीन है कि आरएसएस भी उनकी इस चिट्ठी को समर्थन देगा, क्योंकि वो भी लगभग इसी सोच पर काम करती है। नहीं तो मुरली मनोहर जोशी आप कह रहे हैं, और पहली बार जो मैंने जिक्र किया कि बैठक में इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था और भागवत ने खुद कहा कि जोशी जी ने तो सब कुछ कह दिया, और अब आप कह रहे हैं कि इस बात का आरएसएस समर्थन देगा, और बाकी लोग भी ये बात कह रहे हैं। तो आरएसएस की विचारधारा या आरएसएस की बात को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि टारगेट मोदी सरकार को करना है, जो कि मैंने बात कही कि प्रति व्यक्ति आय तो बहुत कम है, जीडीपी का क्या करेंगे, अब बहुत कुछ कहा था, गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है, और ये बात सीधे मोदी सरकार की अर्थव्यवस्था सारी चालों पे एक बहुत बड़ी चोट थी। बिल्कुल अंकुर, जो बात आपने कही है, ये जो आरएसएस के सामने जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था, 70 स्लाइड्स का प्रेजेंटेशन दिया था, और 19 और 20 3 दिन का ये एक तरीके से सम्मेलन था। उसमें आरएसएस के तमाम बड़े लोग मौजूद थे, उसमें मोहन भागवत मौजूद थे, दत्तात्रेय हासबुले मौजूद थे, और एक तरीके से चिंतन शिविर था कि आरएसएस की विचारधारा को आगे कैसे लेके जाना, किस तरीके से करना, और सारी घटनाओं का, सारी चीजों का रिव्यू भी था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री जो है वो भी वहां पे मौजूद थे। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई, वो ये थी कि मुरली मनोहर जोशी ने 70 स्लाइड्स का एक प्रेजेंटेशन दिया, और उस 70 स्लाइड के प्रेजेंटेशन को अगर आप देखें तो एक तरीके से इन्होंने नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों की चिंदियां उड़ा दी, धज्जियां उड़ा दी पूरी तरीके से। और दिलचस्प बात ये थी कि इस आरएसएस की इस सभा में उन्होंने एक तरफ अमर्त्य सेन का नाम लिया, दूसरी तरफ दीनदयाल उपाध्याय का नाम लिया। अमर्त्य सेन, जिनको कि नरेंद्र मोदी की सरकार और आरएसएस और दक्षिणपंथी बिल्कुल फूटी आंख नहीं सुहाते, उनको एक तरीके से लेफ्टिस्ट इंटेलेक्चुअल माना जाता है, हालांकि वो नोबेल प्राइज है, भारत के लिए बड़े गौरव का प्रश्न है। लेकिन अमर्त्य सेन को कोट करने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की सरकार को अंदर से चोट पहुंचाना, और उसके साथ साथ दीनदयाल उपाध्याय की बात करना, और साथ ही साथ ये भी कहना कि जो हिंदू ग्रोथ है, मानी जो हिंदू के तरीके से जिसको हम देखते हैं प्रगति, जिसको आप हिंदू प्रगति कह सकते हैं, जिसको हिंदू विकास कह सकते हैं, उससे नरेंद्र मोदी की सरकार थोड़ी भटकती हुई दिखाई पड़ती है। उस संदर्भ में वो कहते हैं कि देखिए, विकास का मतलब ये नहीं होता कि आप जीडीपी के संदर्भ में विकास करिए, वो डी ग्रोथ शब्द का इस्तेमाल करते हैं। डी ग्रोथ, उनका मतलब ये कि विकास सिर्फ जीडीपी से नहीं होता है, विकास सिर्फ पर कैपिटा इनकम से नहीं होता है, विकास जो होता है वो लोगों की वेलबींग से होता है, लोगों का समुचित विकास हो, समग्र विकास हो, शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो, नौकरियों के अवसर लोगों को मिले, साथ ही साथ लोगों के मन की शांति हो, और वो जो है वो सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, बल्कि वनस्पति के बारे में सोचे, इस ब्रह्मांड के बारे में सोचे, और उन सबके बीच में एक इंटीग्रेशन पैदा करने की कोशिश करे। तो कहने का अर्थ यह था कि जो लोग ग्रोथ को या विकास को सिर्फ हाईवेज के संदर्भ में देखने की कोशिश करते हैं, जिसको टेक्नोलॉजी के संदर्भ देखने की कोशिश करते हैं, जीडीपी ग्रोथ के संदर्भ देखने की कोशिश करते थे, एक तरीके से मुरली मनोहर जोशी ने उस पूरी इमारत की नींव को एकदम ढहा दिया, बुरी तरीके से ढहा दिया। और उसमें उन्होंने एक तरीके से तंज भी कसते हुए कहा है कि जब हम ये कह रहे हैं कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और हमने जापान को पीछे ढकेल दिया है,
तब वो इस बारे में जिक्र करते हैं कि दरअसल कितना खोखला दावा है, क्योंकि हम्म। भारत की जो पर कैपिटा इनकम है वो $2,878.5 है, ये उन्होंने कोट किया। और फिर वो कहते हैं कि जापान की पर कैपिटा इनकम क्या है, फिर कहते हैं कि $33,995.7 है, यानी कोई तुलना ही नहीं है। लगभग अगर आप देखें तो 16 गुने से ज्यादा पर कैपिटा इनकम है। फिर वो सवाल खड़ा करते हैं कि भाई ये कौन सी ग्रोथ है। अगर आप इकोनॉमिक टर्म्स में भी अगर आप ग्रोथ की बात करते हैं तो आप दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, लेकिन आप तुलना तो करके देखिए कि जहां भारत के लोगों को सिर्फ $2,800 है पर कैपिटा इनकम, वहीं जापान की पर कैपिटा इनकम लगभग $34,000 है। तो इसके हाँ। बीच में कोई तुलना नहीं हो सकती है। फिर वो इस और भी दीनदयाल उपाध्याय कोट करते हुए कहते हैं कि भाई वी प्लान टू ऑब्टेन व्हाट वी डू नॉट हैव, बट वी डोंट प्लान टू प्रोटेक्ट व्हाट वी हैव, फेल टू फोकस ऑन एग्रीकल्चर एंड इंडिजिनस इंडस्ट्रीज। और फिर वो कहते हैं कि देखिए आज भी भारत के अंदर 40% से ज्यादा लोग जो है वो कृषि के क्षेत्र में एम्प्लॉयड है। ये सवाल वो खड़ा करते हैं। और तब वो कहते हैं, देखिए जापान का उदाहरण देते हैं, जर्मनी का उदाहरण देते हैं, और उस उदाहरण को देते समय वो इस ओर इशारा करते हैं कि कैसे वहां जो खेती किसानी पर जो फोकस है वो कितना कम है। वो कहते हैं देखिए पोलैंड के अंदर सिर्फ 7.6% लोग जो हैं वो खेती किसानी में है। इसी के साथ जापान में सिर्फ 3% लोग खेती किसानी में है। भारत में इंडस्ट्रियल सेक्टर में 25.03% लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है, जबकि यही आंकड़ा जब आप जापान के बारे में बात करते हैं तो 73.3% है, पोलैंड में 62.8% है। तो एक तरीके से वो पूरी की पूरी नरेंद्र मोदी की अर्थव्यवस्था को धज्जियां उड़ा देते हैं और अमर्त्य सेन को कोट करते हैं, जिनको मौजूदा सरकार बिल्कुल पसंद नहीं करती, जिनको एक तरीके से लेफ्टिस्ट इंटेलेक्चुअल माना जाता है। तो इनका ये कहने का मतलब तो ये तो है कि 11 साल में पर आपने जो कर रहे थे वो किया क्या? मतलब 11 साल में जो आपने किया वो तो कुछ किया ही नहीं। और उसी में दूसरा सवाल इसी में ये है, क्योंकि समय भी लगभग खत्म हो रहा है, कोई और नेता बोलेगा क्या? क्योंकि धीरे धीरे आवाजें उठ रही हैं, बहुत दिन से शांत थे लेकिन अब जब बोलने शुरू हो गए तो लगातार बोल रहे हैं। और आरएसएस की बात करें, भागवत तारीफ भी कर दे रहे हैं, आरएसएस चुप रहेगा, कोई और ऐसे बोलता रहेगा, धीरे धीरे आवाज और उठेगी क्या? हाँ बिल्कुल, मोहन भागवत ने तो साफ तौर पर कह दिया कि सब कुछ तो कह दिया जोशी जी ने। हाँ। अब वो पीठ थपथपा रहे थे या फिर वो कुछ और कह रहे थे, लेकिन इशारों में उन्होंने कह दिया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आरएसएस के नंबर 2 है मिस्टर होसबोले, दत्तात्रेय होसबोले, उन्होंने कहा कि भाई उनके मुरली मनोहर जोशी के इस प्रेजेंटेशन को आप किसी तरीके से राजनीतिक नजरिए से देखने की कोशिश मत करिए। यानी उन्होंने हिंट करने की कोशिश की है कि आप इसको ये मत समझिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार की आलोचना वो कर रहे हैं। उन्होंने एक पर्सपेक्टिव पेश किया है, लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब इतने वरिष्ठता का आदमी और आरएसएस के इतने बौद्धिक में जब इस तरीके की बातें करता है तो उसके राजनीतिक अर्थ भी निकलते हैं, और उसको यह भी अर्थ निकलता है कि कहीं ना कहीं अंदर जो है वो नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों को लेकर एक धीरे धीरे जो है वो दिक्कतें पैदा हो रही हैं। और अभी मैं ये नहीं कहूंगा गुस्सा पैदा हो रहा है, लेकिन दिक्कत पैदा हो रही है। लोग अनईजी अपने आप को महसूस कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि शायद सही दिशा में देश की आर्थिक नीति नहीं चल रही। बिल्कुल, जो अभी बातचीत मुरली मनोहर जोशी ने कही और जो पत्र लिखा है उसमें लगभग 57 लोग हैं, बाकी लोग भी और उसमें शामिल रहे हैं, गुहा जी भी हैं और बाकी आरएसएस के भी कोई वो एक शख्स हैं, बाकी कुछ कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, बहुत लोग हैं। लेकिन इनके साथ मुरली मनोहर जोशी के साथ बाकी लोग आए, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। कुल मिलाकर पुराने घोड़े जो मैंने शुरुआत करी थी वो अब बोल रहे हैं, और मोदी भी 75 साल के हो गए हैं और सरकार भी बहुमत में नहीं है, तो ये वक्त भी बोलने का है। और कोई बोलेगा जो भी बोलेगा, क्योंकि ये बात तो उनको हिट तो कर रही होगी मोदी जी को। और लेकिन अब जो भी होगा, क्या एक्शन लेंगे, क्या आगे राजनीति होगी, बीजेपी के अंदर खाने में क्या गर्माहट होगी, जो भी होगा हम आपके सामने लाते रहेंगे। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.